हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति दिस साइड, योर एसएसटी टीचर। एंड देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 7th की सोशल साइंस की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 12 होने वाला है ये अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। इसका आज हम लोग आपका पार्ट नंबर 1 कवर अप करने वाले हैं। कल की वीडियो में हम लोगों ने आपका चैप्टर नंबर 11 का बार्टर सिस्टम वाली जो वीडियो थी उसका हम लोगों ने आपका पार्ट नंबर 1 किया था। आज हम ये करेंगे। कल की जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग आपका 11 चैप्टर का ही पार्ट नंबर 2 भी कवर अप कर लेंगे। ठीक है जी। तो अब चलो बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हो, जो आपको चाहिए हो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो नहीं देखी आप लोग पहले जाके उनको चेकआउट भी कर सकते हो। तो चलो अब जरा अपनी इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात एज यूजुअल यहाँ पे एक कोट लिखा हुआ है। कहते हैं प्रोस्पेरिटी एमिनेट्स फ्रॉम द मार्केट that develops when people need goods and services that they can't create themselves। कहते हैं भैया प्रोस्पेरिटी, हरा भरा जो पैसों में होते हैं, मतलब वो चीज तब आती है हमारे पास जब एक ऐसी मार्केट डेवलप होती है जिसमें वो सब चीजें हैं जो लोगों को चाहिए, जो कुछ लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं लेकिन बाकी जो लोग हैं वो अपने लिए क्रिएट भी करते हैं, उसको बाय सेल भी करते हैं। तो सिंपल से भाषा में मार्केट के बारे में यहाँ पे कुछ चीज लिखी हुई है जो कि एडम स्मिथ ने दी थी, जो कि इकोनॉमिस्ट थे 18th सेंचुरी के। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था एक मार्केट बेसिकली मार्केट से पैसा आता है, मार्केट से इकोनॉमी जो है वो हरी भरी होती है, बिकॉज वहां पे लोगों को वो गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं जिनकी उनको जरूरत है। फॉर सपोज जरूरी नहीं है कि मैं लैपटॉप क्रिएट कर सकूं, मैं लैपटॉप बना सकूं, तो किसी और ने बनाया हुआ है तो मुझे वो मार्केट में मिल जाएगा। अब वो कौन कौन से मार्केट होने वाली है, कहाँ पे होने वाली है, वो सब हम लोग इस वाली वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, कहते हैं इन द पिक्चर ऑफ द फॉलोइंग पेज यू विल सी पीपल बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। आपको यहाँ पर ये जो पिक्चर दिखा रखी है इस वाले पेज पे, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक मार्केट यहाँ पे लगी हुई है जहां पर आपको लोग बाग यहाँ पे सामान खरीद रहे हैं, कुछ सामान बेच रहे हैं। यहाँ पर ये सब चीज यहाँ पर चल रही है, चाहे वो यहाँ पर वेजिटेबल्स वगैरह हो, चाहे हमारे क्लोथ्स हो, फ्रूट्स हो, ग्रोसरी हो, जो हमारे सामान है बेसिकली, जो हम सब्जियां वगैरह लेकर आ रहे हैं, जो भी छोटी मोटी चीजें हैं, मोबाइल फोन हो, रेफ्रिजरेटर हो, मतलब कुछ भी यहाँ पर चीजों का यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पर चल रहा है। कहते हैं these goods result from various type of economic activities। ये जो हमारे पास सामान आए हैं ना, ये सामान अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू आए हैं। नाउ व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज? बच्चा आप लोगों ने वैसे ये क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, बट फिर भी एक बार जस्ट अ ब्रीफ इंट्रो। तो आप लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? ऐसी एक्टिविटी बेसिकली जिससे आप लोग पैसा अर्न कर सको, जिससे आप लोग मनी अर्न कर सको। और मनी क्या होता है वो हम लोग चैप्टर नंबर 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि जिससे आप लोग पैसा अर्न कर सको। अब उसमें 3 प्रकार की एक्टिविटी होती है। एक होती है प्राइमरी एक्टिविटी, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं, हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जहां पर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके कोई हम काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। अच्छा, सेकेंडरी यहाँ पर क्या होता है? जब जो भी हमें यहाँ से सामान मिला है, फॉर सपोज मैंने यहाँ पे एग्रीकल्चर करके, खेती बाड़ी करके मैंने यहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस करा है। ठीक है जी। अब ये जो कॉटन है, जब मैं इसको मशीन में लेकर जाऊंगी, इससे धागा बनाऊंगी, इससे कपड़ा बनाऊंगी, ये हमारा आएगा सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर, जहां पर हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को मशीन के अंदर डाल के, कन्वर्ट करके, प्रोसेस करके हम एक गुड्स बना रहे हो जिसको हम इस्तेमाल कर सके। ठीक है जी। अब आएगी आपकी टर्शियरी एक्टिविटीज। टर्टियरी मत कहा करो इसको, टेरिटरी मत कहा करो, इट्स टर्शियरी एक्टिविटी। टर्शियरी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर हम कोई सामान नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, बस हम कुछ सर्विसेज कर रहे हैं। मान लो मैंने यहाँ पर ये गुड्स बनाया, मैंने यहाँ पे कपड़े बनाए। अब जब इन कपड़ों का मुझे ट्रांसपोर्ट भी तो कराना होगा ना, इनको जहां मैंने बनाया है मेरी फैक्ट्री से लेकर के, मुझे उस फैक्ट्री से लेकर के शॉप्स तक पहुंचाना होगा। मैं कैसे पहुंचाऊंगी? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो अब वो ट्रांसपोर्ट जो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी एक्टिविटी, क्योंकि वो प्राइमरी और सेकेंडरी की एक्टिविटीज में हेल्प कर रहा है। बेसिक सी यहाँ पे चीज थी। कहते हैं बट हाउ डू दीज गुड्स रीच अस, कि आखिर ये जो गुड्स है वो हम तक पहुंचते कैसे हैं, जो बन रहे हैं एक्सेट्रा, वो सब चीजें बताने। यहाँ पे देखो बेसिकली एक सोसाइटी काइंड ऑफ दिखा रखी है। यहाँ पे देखिए मोबाइल की शॉप है, यहाँ पे सिनेमा थिएटर लगा हुआ है जिसने बोर्ड लगा रखा है हाउसफुल का। यहाँ पर ये सामान ले रहे हैं, देखो ग्रोसरीज, यहाँ पे कोई सेल करने वाला आया है और उससे वो आंटी जो है सामान ऊपर की तरफ खींच रही है। यहाँ पे ये अलग सामान ले रहे हैं, यहाँ पर ये चूड़ी लेकर बैठे हुए हैं, ये बाल काट रहे हैं, बार्बर यहाँ पर है, यहाँ पर रोड चल रहा है, ये सब चीजें यहाँ पर हो रही है। यहाँ मॉल है, यहाँ पे लोग कैफे में बैठे भी हुए हैं,
या मॉल है यहाँ पर, जो रेफ्रिजरेटर वगैरह यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ पे ग्रोसरी की शॉपिंग हो रही है, यहाँ पे आलू है, यहाँ पर भी ये सामान वगैरह लोड करा के अंदर मॉल में लेके जा रहे हैं, ये लोग अपने काम से आ रहे हैं, ये स्कूल से आ रहे हैं बच्चे, तो मतलब बहुत चीजें यहाँ पर दिखा रखी है जाहिर सी भाषा में। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है आखिर व्हाट इज अ मार्केट, कि आखिर एक मार्केट होती क्या है। तो कहते हैं अ प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल गुड्स इज कॉल्ड अ मार्केट। एक ऐसी जगह जहां पर लोग सामान बेचते हैं और खरीदते हैं, जहां पर लोग सामान बेचते हैं और खरीदते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या, आपका मार्केट। तो वो एक ऐसी जगह है बेसिकली जहां पे मैंने कुछ सामान खरीदा और उन्होंने मुझे बेचा, तो वो जहां पर वो चीज हो रही है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट। अब चाहे आपको जहां भी आप लोग रहते होंगे वहां आसपास मार्केट्स लगती होंगी, चाहे वो ग्रोसरी की मार्केट हो, जो सब्जी की मार्केट होती है ना अलग से। जैसे मैं जहाँ पे रहती हूँ वहां पे शनि बाजार लगता है, सोम बाजार लगता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में, 10 बजे 11 बजे तक वहाँ बाजार लगता है। तो आप लोग जाओ, वहाँ पे कपड़े वगैरह भी होते हैं थोड़े बहुत, बाकी सब्जियां होती हैं, आप लो पूरे हफ्ते की सब्जी लेकर आप लोग आ जाओ, आई मीन दिल्ली। ठीक है, कई बार बच्चे पूछते हैं कहाँ पर, तो मैं बताती हूँ कि मैं दिल्ली में रहती हूँ। अच्छा, तो बेसिकली वो क्या होती है, मार्केट। आप कहीं मॉल में जा रहे हो, आपको सामान लेकर आ रहे हो, तो जहां पर भी आप कोई सामान खरीद रहे हो, आप कोई सामान से बेच रहे हो, उसे हम बोलते हैं मार्केट। अब आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सी मार्केट्स होती हैं। अच्छा, इसे बाजार भी कहते हैं, कहते हैं ना बाजार हाट चल रही है, चल रहे हो, तो हाट भी बोलते हैं हिंदी में इसको। और इसको कन्नड़ में, कन्नड़ लैंग्वेज कहाँ पे होती है बच्चा, आपके कर्नाटक में, जहां से मैं अभी आ रही हूँ बैंगलोर से। ठीक है, और मरुकट्टे। नाउ फ्यू ऑफ योर स्टूडेंट्स वांट टू नो कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं कर्नाटक बैंगलोर वगैरह गई थी। हालांकि जो बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, दे न्यू दैट यस आई वाज पार्ट ऑफ एन अकेडमी एडुकेटर इन बैंगलोर, लेकिन मुझे मेरी हेल्थ इश्यूज की वजह से वो जॉब रिजाइन करनी पड़ी। आई हैव टू कम बैक, और कोई ऑप्शन नहीं बचा था मेरे पास उस जॉब को छोड़ने के अलावा, बिकॉज बहुत वहां पे हेल्थ इश्यूज मेरे खराब हो गए थे। सो इसलिए हमने दोबारा से हम लोग, मैंने कहा था कि अपने यूट्यूब चैनल पे हम लोग काम करेंगे। चलो, कहते हैं व्हाट इट इज कॉल्ड इन योर रीजन, जहां पे आप लोग रहते हो वहां पर इसे क्या कहते हो, बाजार हाट कहते हो, कन्नड़ में कहने वाला मरुकट्टे कहते हो, या कुछ और कहते हो। कहते हैं दिस कैन बी एट अ फिजिकल प्लेस और एज बिकमिंग पॉपुलर टुडे ऑनलाइन। भाई जैसे मैंने बोला, मैं कहीं जाकर सामान ले रही हूँ फिजिकल रूप से, मैं उसके सामने खड़ी हूँ, तब मैं सामान हम लोग ले दे रहे हैं, वो भी मार्केट है, तो वो फिजिकल चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर हो रहा है बच्चा, आपका ऑनलाइन शॉपिंग, पता है ना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, ये सब बहुत चल रहा है। सब क्या, ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन मार्केट्स है सारी की सारी। आप यहाँ पर भी अपना सामान आप लोग खरीद सकते हो। जिनको सामान सेल करना है, अपना सेलर अकाउंट बनाकर अपना सामान सेल भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है ना। जब आप लोग वहां पे फॉर सपोज किसी भी सामान का एग्जाम्पल की, आप एग्जाम्पल देती हूँ, बस क्या रखा है इस टाइम पे, ऐसा कुछ नहीं रखा हुआ। मान लो मुझे रिंग लाइट है, डिजिटेक की रिंग लाइट है, जो कि मैंने वहां से खरीदी। ठीक है, अब ये जो रिंग लाइट है, ये जाहिर सी बात है किसी ने, बेचने वाले ने अपने उस पर डाली होगी ना, अमेजोन के उस पे, तभी तो मैं खरीद पाई ना उसको। तो वो भी क्या, एक मार्केट वहां पर भी काम कर रही है, जहां पे हम सामान को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन, अपने घर बैठे बैठे, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ना मुझे कहीं आना है, ना मुझे कहीं जाना है, कुछ भी नहीं है। दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन मार्केट। गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो लोगों के पास अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, सब तक जो है पहुंच जाती है, उनके घरों तक पहुंच जाती है, बिजनेस के तक अलग अलग कंपनीज में पहुंच जाती है इन्हीं मार्केट्स के थ्रू। कहते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से ऐसा चलता आ रहा है कि लोग जो है वो मार्केट्स पे डिपेंडेंट हैं, जहां पर वो सामान अपने खरीद बेच सकते हैं, अपनी नीड्स को और अपनी डिजायर्स को फुल करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज की। यहाँ पे देखो बच्चा, दो वर्ड्स लिखे, एक यहाँ पे लिखा है नीड्स, एक यहाँ पे लिखा है वांट्स। नीड का मतलब होता है आपको कोई चीज की जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान, आपको सर्वाइव करने के लिए कोई चीज चाहिए, तो उसे आप बोलते हो नीड। लेकिन अगर आपको ऐसे आपके मन है, आपकी इच्छा, आपका डिजायर है, आपको वो चीज चाहिए, उसे आप बोलोगे वांट। क्या बोलोगे, वांट। ये नहीं कि इसके बिना आप जी नहीं पाओगे। देखो, रोटी कपड़ा मकान, आपको ये चीज चाहिए, इनके बिना जीना नहीं हो पाएगा। पानी, ठीक है, लेकिन जो फॉर सपोज यहाँ पे लैपटॉप है, फोन है हमारे पास, ये सब चीजें जो एक्स्ट्रा है, जो कि इसमें नहीं आती है, ये हमारी वांट्स है, जो हमें चाहिए। ठीक है, बस मन है, डिजायर है हमारा, तो वो यहाँ पर कहते हैं। तो कहते हैं इनको फुलफिल करने के लिए हमारी नीड्स को, रोटी कपड़ा मकान को भी, और हमारी डिजायर्स को, हमारी वांट्स को, हमारी चाह को, इसको पूरा करने के लिए बहुत समय से, बहुत लॉन्ग टर्म से लोग जो है वो मार्केट्स पर ही डिपेंडेंट है। कहते हैं, और साथ साथ हमको पता है जब लोग मार्केट्स में मिलते हैं, लोग बाग यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, उनके कल्चर, उनके आइडियाज, उनकी सोसाइटी वैल्यूज, सब कुछ जो है इनका यहाँ पर कनेक्शन होता है, इनका एक्सचेंज तक भी होता है, बातचीत करके
अच्छा ऐसा होता है, अच्छा अच्छा हम भी ट्राई करेंगे, तो क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ इसका, ठीक। अच्छा, कहते हैं लेट्स सी एग्जांपल ऑफ मार्केट फ्रॉम 16th सेंचुरी इंडिया। 16th सेंचुरी में इंडिया में हम्पी, कर्नाटक में ही, देखो बार बार कर्नाटक ही आ जाता है सामने, कर्नाटक में एक हम्पी बाजार लगता था, उसके बारे में हम लोग देखते हैं 16th सेंचुरी का। नाउ व्हेन आई एम सेइंग 16th सेंचुरी, इसका मतलब क्या है कि 1601 से, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था 1700 तक का टाइम पीरियड जो रहेगा दैट इज कॉल्ड 16th सेंचुरी। तो हम्पी बाजार जो कि आज के टाइम पे, मतलब उस टाइम पे लगता था, ये बहुत प्रोस्पेरस मार्केट्स में से एक था, मतलब बहुत पैसे वाली अच्छी खासी वो चीज थी। विजयनगर एम्पायर का ये पार्ट था, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 7th क्लासेस में अलग अलग एम्पायर्स के बारे में, उसमें से विजयनगर एम्पायर भी साउथ का ये एक पार्ट हुआ करता था, यहाँ पे लगता था। विच वॉज द सेंटर ऑफ फ्लरिशिंग ट्रेड, मतलब इस टाइम पे ये जो मार्केट थी बहुत ज्यादा यहाँ पर ट्रेड होता था, बहुत बाइंग सेलिंग यहाँ पे होती थी, लोग बाग यहाँ पे बहुत प्रोस्पेरस थे, पैसे वाले हुआ करते थे। ये जो बाजार था विरूपाक्षा टेम्पल के बिल्कुल अपोजिट साइड पे था। शेयर अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द सिटी हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन मेनी फॉरेन अकाउंट्स। इस सिटी के बारे में, इस सिटी के पैसों के बारे में, इस सिटी की मार्केट के बारे में बहुत से लोगों ने, जो अलग अलग फॉरेन कंट्रीज से, हमने पहले भी जिक्र करा हुआ हिस्ट्री वाले पार्ट्स में कि चाइना से या फिर वेस्ट एशिया से अलग अलग लोग जो है वो इंडिया में आते थे इंडिया के बारे में जानने के लिए, इंडिया के कल्चर के बारे में, ट्रेड के बारे में, रूलर्स के बारे में, रिलीजन के बारे में जानने के लिए लोग बाग हमारे यहाँ पे आया करते थे। इन्हें हम बोलते हैं फॉरेनर्स। तो जब ये फॉरेनर्स यहाँ पे आते थे और अपने इंडिया के बारे में लिखते थे ना जहां पर, उसे हम बोलते हैं उनके फॉरेन अकाउंट्स, कि जो जाने से पहले अपने देश में बताने के लिए हमारे देश के बारे में अकाउंट मेंटेन करते थे। अच्छा यहाँ का राजा ऐसा है, अच्छा यहाँ पर ऐसी चीजें होती है, यहाँ का रिलीजन ये फॉलो होता है, ये हमारा होता है फॉरेन अकाउंट्स, ठीक है। तो ये हमारे इसमें भी लोगों ने इसका जिक्र किया था बहुत बार कि भैया बहुत ही फ्लरिशिंग ट्रेड वगैरह पैसे वाली सिटी यहाँ पर ये हुआ करती है। एग्जाम्पल दिखा रहा है पोर्तुगीज से, पोर्तुगल इज अ कंट्री इन यूरोप, हमें पता है ये चीज, ठीक है। तो वहां पोर्तुगीज का एक ट्रेवलर थे डोमिंगोस पाइस, वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने हम्पी को बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी भी कहा था वर्ल्ड की, कि यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, वो वाली बात है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये चीज कही थी कि यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, खाने के सामान से लेकर के सीड्स, मिल्क, ऑयल, सिल्क, ठीक है, एनिमल्स अलग अलग प्रकार के, यहाँ पर क्वाइल्स, पार्ट्रिज, क्वाइल्स और पार्ट्रिज क्या होता है, बेसिकली काइंड ऑफ बर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये सब जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, इन सब का यहाँ पर ट्रेड भी हुआ करता था। एक और पोर्तुगीज के ट्रेवलर थे फर्नाओ नूनेज, उन्होंने कहा था इस बाजार के बारे में कि भाई यहाँ पर बहुत से क्राफ्ट पर्सन हैं जो कि सिटीज में काम भी करते हैं, आपको वहां पर वो भी देखने को मिल जाएंगे, जो लोग हाथ से काम करते हैं बेसिकली, वहां पे उन लोगों ने गोल्डन, जो गोल्डन कलर की ज्वेलरी होती है, जीगोस वगैरह होते हैं, वो सब जो उन लोगों ने यहाँ पर बना रखे हैं। इवन तुमको वहां पे अलग अलग डायमंड्स, पर्ल्स, रूबीज, वहां पे तुमको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, बिकॉज बहुत अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं अपने प्रीशियस स्टोन्स को सेल करने तक के लिए, ठीक है जी। आपको वहां पर दिखेंगे कपड़े बेचने वाले, कॉटन बेचने वाले, ग्रास, स्ट्रॉ, ये सब यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत अबंडेंस, बहुत भर भर कर खूब मात्रा में आपको मिल जाएंगे। कहते हैं आई डू नॉट नो हु कुड डिस्क्राइब इट टू बी बिलीव्ड सो बैरन कंट्री इज दिस। कहते हैं कि आखिर कैसे कह सकता है कि इस कंट्री में इतना कुछ नहीं है, मतलब बहुत कुछ चीजें यहाँ पर हुआ करती थी। सो मिस्ट्री हाउ देयर शुड बी एन अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग देयर। हम तो खुद ये चीज सोचते हैं आज के टाइम पर भी, मतलब एक मिस्ट्री काइंड ऑफ, एक थ्रिल काइंड ऑफ जगह है ये, कि जहां पर इतना कुछ हो रहा था, जहाँ पे इतने लोग, यहाँ पे ब्रिटिशर्स वगैरह बाद में आने वाले हैं, मुगल्स वगैरह आने वाले हैं, जहां पर ये सब चीज चल रही है, ऐसी जगह पर इतना कुछ सामान, इतना अबंडेंस, इतनी मात्रा में कैसे हो सकता है, हमें भी नहीं पता है, ऐसी वाली बात ये कह रहे हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं बेसिकली, आप एक फोटोग्राफ दिखा रखी है, एक बच्ची है जो कि इनसे सामान ले रही है, अंकल जिसे अमरूद वगैरह यहाँ पर है, तो वो ले रही है, कहते हैं कि आपको इनके बीच में एक स्किट प्रिपेयर कर, एक स्किट के रूप में आपको एक डायलॉग राइटिंग प्रिपेयर करने की, हाँ अंकल ने क्या बोला होगा तो लड़की ने क्या बोला होगा, इस तरीके से कुछ चीजें यहाँ पर दिखा रखी है। कहते हैं सर्टेन फीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्लेसेस टू बी कॉल्ड मार्केट्स। कहते हैं एक जगह जिसको आप मार्केट कह रहे हो ना, उसको मार्केट कहने के लिए कुछ फीचर होने चाहिए उसके, मतलब बेसिकली उस जगह के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, तभी हम उसको मार्केट कहेंगे। ये वाली बात है कि ये एक प्लेस है, तो यहाँ पर ये सब कुछ चीजें, ये फीचर्स यहाँ पे होने चाहिए, तभी मैं इसको मार्केट कहूंगी, ठीक है। वो कौन कौन से कहते हैं, हमने ऊपर भी यहाँ पर देखा था कि हर एक मार्केट में एक बायर होता है और एक सेलर होता है, ठीक है।
अगर उस मार्केट में कोई बेचने वाला ही नहीं है या कोई खरीदने वाला नहीं है, सिर्फ खरीदने वाले हैं कोई बेचने वाला नहीं है, या सिर्फ बेचने वाले हैं कोई खरीदने वाला नहीं है, तो आप उसे मार्केट नहीं कहोगे, क्योंकि वो मार्केट तभी यहाँ पर कहलाई जाएगी जब यहाँ पर ये दोनों है, बायर भी है और यहाँ पे सेलर भी है। बायर कौन जो खरीद रहा है, सेलर कौन जो बेच रहा है, ये दोनों होने चाहिए। साथ ही साथ ये एग्री होने चाहिए एक प्राइस पे जिसपे वो ट्रांजेक्शन हो सके, तभी वो ट्रांजेक्शन जो है कंप्लीट होने के लिए प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर सपोज यहाँ पे मान लो ये जो बायर है ना, अब आगे आई थिंक आगे आएगा वो, अच्छा आगे अभी आएगा, अभी नेक्स्ट पॉइंट में आएगा। फर्स्ट सपोज ये एक बायर है, वो कह रहा है भैया 100 रुपए का मेरा सामान है, जो बायर कह रहा है भैया मैं 40 रुपए में लूंगा, अगर तुमको बेचना है तो बताओ। वो मना कर रहा है, नहीं मैं नहीं दूंगा। उसने कहा चलो 50 रुपए, कह रहा नहीं मैं नहीं दूंगा। उसने कहा चलो 60 रुपए से ऊपर नहीं आऊंगा मैं नहीं दूंगा। वो मना ही करे जा रहा है, तो क्या यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो पाएगी, क्या यहाँ पर ट्रेड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और जब वो ट्रेड ही, क्योंकि यहाँ पर ये लोग किसी एक प्राइस पे एग्री नहीं कर रहे हैं, वो अलग प्राइस बोल रहा है, ये अलग प्राइस बोल रही है, बार्गेनिंग करने के चक्कर में दोनों एग्री ही नहीं कर रहे हैं। जब तक एग्री नहीं करेंगे ट्रेड नहीं होगा, यानी कि ट्रांजेक्शन नहीं होगी, सामान का बाइंग एंड सेलिंग नहीं होगी, एंड जब तक बाइंग एंड सेलिंग नहीं होगी वो मार्केट नहीं कहलाई जाएगी। समझ में आई ये वाली चीज, वही वाली बात आपको यहाँ पर कही हुई। अब देखो आगे 3 आपको इसकी सिचुएशन दी जाएगी। कहते हैं कई बार ऐसा होता है कि जो बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, वो नेगोशिएट करना शुरू करते हैं, बार्गेन करना शुरू करते हैं। नहीं भैया 50 रुपए नहीं 30 रुपए, नहीं 30 रुपए तो बहुत कम है, चलो चलो 40 रुपए, नहीं 40 रुपए नहीं 30 रुपए। ये बार्गेनिंग चल रही है ना, मोल भाव कर रहे हैं। आपने देखा अगर आपकी मम्मा के साथ कहीं मार्केट में जाओ ना, कोई सामान आएगा 100 रुपए का, सॉरी, वो कहेंगी 50 रुपए, वो कहेगा नहीं मैम, नहीं बहन जी तो बहुत कम है, नहीं भैया 50 रुपए में देना है तो बताओ। ये बार्गेनिंग चल रही है, ये नेगोशिएशन चल रहा है कि इतने में देना है तो बताओ। वो मना कर देगा, कोई नहीं ट्रांजेक्शन, आगे चल रही। वो मम्मी ऐसी होती है वैसे भी, ठीक है, बड़े होके आप भी सीख जाओगे, हम भी सीख चुके हैं। तो किस तरह की नेगोशिएशन वगैरह होती है आपको खुद से बतानी है वो चीज। अब देखो यहाँ पे आप 3 कंडीशंस के बारे में पढ़ोगे। चलिए बैक टू बैक 2-3 लेक्चर्स हो गए, कल मुझे कल फिर कहीं जाना है, फिर कल वीडियो नहीं आ पाती, इस चक्कर में मैंने आज ही सॉरी ये करना था, अदरवाइज फिर वीडियो रह जाती है, फिर हम लोग पीछे हो जाते हैं। सॉरी, अनअकैडमिक मतलब उन सब की वजह से ऑलरेडी एक मतलब ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन वीडियो आई ही नहीं बीच में, क्योंकि मैं वहां पर थी। चलो कोई बात नहीं, अब देखो आगे पढ़ते हैं। कहते हैं प्राइस इन मार्केट्स की बात करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन देयर आर मेनी बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। अगर सोचो एक ऐसी मार्केट है जहां पर बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, तो क्या होगा, किस तरीके से वहां पे प्राइसेस और के बीच में यहाँ पर इंटरेक्शन होगा अलग अलग लोगों के बीच में, किस तरह से वहां पे प्राइसेस डिसाइड होगा, वो सब चीज यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर है इस फर्स्ट फिगर, आपको कहते हैं इन द फिगर गिवन बिलो। आपको ये फिगर यहाँ पे दिख रही है, ये रही यहाँ पर फिगर, ठीक है जी। इसमें देखो क्या हो रहा है, ये रहा सेलर, ये अंकल ने यहाँ पे अमरूद लगा रखे, 80 रुपए का यहाँ पर प्राइस फिक्स कर रखा है, टैग लगा रखा है। यहाँ पे लोग बाग रुक ही नहीं रहे हैं, प्राइस देखकर भैया नहीं बहुत ज्यादा है, 80 रुपए किलो बहुत ज्यादा है, लोग बाग आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये एक कंडीशन हुई। अब देखो वही कह रहे हैं, आपने देखा एक सेलर है जो कि गुआवाज अमरूद को बेचना चाह रहे हैं 80 रुपए किलो, यानी कि अगर आपको 1 किलो अमरूद चाहिए, आपको उनको 80 रुपए देने होंगे, तब जाकर वो आपको 1 किलो अमरूद देंगे। अच्छा जी, कहते हैं लेकिन जो बायर्स है, जो खरीदने वाले हैं, वो इस प्राइस पे खरीदना चाह ही नहीं रहे हैं। उनको लग रहा है भैया प्राइस तो बहुत हाई है, ठीक है, तो जो उनको पे करना पड़ रहा है तो वो ले ही नहीं रहे हैं। और सेलर ना जो प्राइस बायर चाहता है कि भैया तुम 50 रुपए लगा लो, 60 रुपए लगा लो, वो उस पर देने के लिए राजी नहीं है। तो जब तक जो बायर और सेलर है वो नेगोशिएट ही नहीं करेंगे, जब तक एक म्यूचुअली का मतलब होता है जहां पर दोनों ही जो दोनों पार्टीज है म्यूचुअल एग्रीमेंट ना हो जाए, एग्री ना कर जाए जब तक एक प्राइस पर, तब तक ट्रांजेक्शन होगी ही नहीं। अगर एक ऐसा पॉइंट आया ही नहीं जहां पर ये दो आपस में नेगोशिएशन करके एक प्राइस पर नहीं पहुंच पाए, तब तक ट्रेड कैसे होगा। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर का एग्जांपल यहाँ पर दिया था। सॉरी, तब तक कैसे होगा, वो नहीं है ना पॉसिबल। तो वही वाली बात यहाँ पर कही गई है, तो थोड़ा सा स्लो बोलती हूँ, शायद से इफेक्ट नहीं आएगा खांसी, सॉरी। ओके, तो कहते हैं अगर यहाँ पे जो सेलर है उसने बहुत हाई प्राइस फिक्स कर दिया है, तो यहाँ पर लोग बाग देख देख के चल देंगे, कोई भी यहाँ पर नहीं खरीदेगा। अब क्या हो रहा है, फॉर सपोज यहाँ पे सेलर ने बहुत ज्यादा लो प्राइस सेल बहुत कर दिया, 20 रुपए,
भैया सब यहाँ पर देखो थैले भर भर के लेकर चल दिए, देख रहे हो आप, इस तरीके से 2-3 थैले भर के ले गए। इसके पास पैसे भी बहुत कम आए और सामान भी बिक गया, और अब जो बाकी लोग खड़े हुए हैं इनके लिए कुछ बचा ही नहीं, तो ये भी दिक्कत है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवर टाइम धीरे धीरे करके उन्होंने ये सीखा कि जो प्राइस है गुआवा का वो फिक्स करो एक ऐसे प्राइस पे जो कि सही हो, ना तो बहुत ज्यादा हाई हो कि उसे खरीदने वाला खरीद ना सके, और ना बहुत ज्यादा लो हो सेलर के लिए कि उसे कोई प्रॉफिट ही ना हो सके। उन्होंने करा 40 रुपए किलो। अब देखो लोग बागों को जितनी क्वांटिटी चाहिए, 2 किलो 3 किलो वो लोग लेके जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे खड़े होकर बात भी कर रहे हैं, यहाँ पे बार्गेनिंग भी चल रही है, यहाँ पे आराम से बातचीत भी कर रहे हैं, हंसी मजाक भी हो रहा है, आराम से सब चीजें हो रही है। तो हमने देखा इन तीनों ही सिनारियो से, तीनों ही सीन से, जो सेलर है can assess approximately what quantity of guavas are needed by the buyers and offer that quantity in the market in future। अब देखो यानी कि जो सेलर है उसको ये पता लगा कि हाँ जी मुझे कितनी क्वांटिटीज में यहाँ पे जो है गुआवास को रखना चाहिए, ताकि और कितने प्राइस पे मुझे उसको रखना चाहिए। ओवर टाइम जो अमाउंट ऑफ गुड्स यहाँ पे सेलर के द्वारा ऑफर करा जा रहा था, और जो अमाउंट यहाँ पर बायर को चाहिए था, उसने यहाँ पर उसको हेल्प करा कि हाँ जी एक सही सा प्राइस डिटरमाइन करने में। यानी कि अगर उसने प्राइस बहुत लो रखा तब भी उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, उसने प्राइस बहुत हाई रखा तो किसने खरीदा ही नहीं, उसने प्राइस रखा बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही प्राइस। ओवर टाइम उसने वो चीज सीखी कि ऐसा प्राइस होना चाहिए जो कि बिल्कुल सही हो, धीरे धीरे करके उसने वो चीज यहाँ पर सीख ली। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आपको समझाया जाएगा, अब आपको समझ में आ गया नहीं कि आपने कुछ टर्म्स यहाँ पर पढ़ी, म्यूचुअली एग्रीड, यानी कि दोनों ही पार्टीज एग्री होने चाहिए किसी एक प्राइस पे आने के लिए, ठीक है। और जब तक वो प्राइस पे एग्री नहीं होंगी, ठीक है, तब तक यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगी, कोई भी यहाँ पर ट्रेड नहीं हो पाएगा, उस सामान का बाइंग एंड सेलिंग नहीं हो पाएगी। ना तो प्राइस बहुत हाई होना चाहिए, ना प्राइस बहुत लो होना चाहिए, प्राइस बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए ताकि सब लोग उसे खरीद भी सके और जो सेलर है उसको भी प्रॉफिट हो सके। दिस वर अबाउट द मार्केट्स एंड द प्राइस। कहते हैं आपके आसपास के मार्केट्स की बात करते हैं, फिजिकल मार्केट की बात भी करेंगे यहाँ पर हम लोग, और ऑनलाइन मार्केट की बात भी करेंगे। फिजिकल मार्केट सिंपल सी बात है, वो वाली मार्केट है जहां पर आप कहीं जा रहे हो सामान लेने के लिए, फिजिकली आप गए हो, मम्मा गई, कोई भी गया है सामान लेने के लिए, जहां पर जो बायर्स हैं, जो खरीदने वाले हैं, और जो सेलर है जो बेचने वाले हैं, फिजिकली मीट कर रहे हैं। आसपास की दुकानें हैं, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, आप जाओगे सामान लेकर आओगे तो फिजिकल आपका आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, आप लोग अपने फोन से मुझे देख रहे हो और मैं इस फोन और लैपटॉप के थ्रू वीडियोस बना रही हूँ, आप लोग फिजिकली मेरे सामने नहीं हो, आप लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हो, तो ये क्या है, ये अलग, हालांकि ये मार्केट नहीं हो रहा है यहाँ पर कोई, यहाँ पर आप मैं कोई गुड्स नहीं बेच रही हूँ, ऐसा मतलब ये ऑनलाइन वर्ल्ड की मैंने बात करी है। तो कहते हैं यहाँ पर ये बहुत कॉमन टाइप ऑफ मार्केट है, इसमें वीकली मार्केट, जैसे मैंने बोला मेरे घर के आसपास शनि बाजार, सोम बाजार, ये सब लगता है जहां पर जो वेंडर्स हैं वो वेजिटेबल्स को सेल करते हैं, सब्जियां बेचते हैं, या जो और जो एसेंशियल आइटम्स हो सकते हैं, जरूरी चीजें हो सकती हैं, हाथ से बने हुए सामान हो सकते हैं, वो सब यहाँ पर वो लोग सेल करते हैं। लोकल मार्केट है यहाँ पर काफी बिजी होती है वो, जहाँ पे जो सेल करने वाले वेंडर्स वगैरह हैं वो स्ट्रीट फूड भी लगाते हैं, निकनैक भी लगाते हैं। फिजिकल मार्केट्स वैसे ये होती है। आई एम रियली सॉरी। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी होती है, यानी कि कुछ मंजिल वाली होती है ना, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, ये भी चीजें यहाँ पर होती है, मॉल्स वगैरह होते हैं या शॉप्स होती हैं बड़ी बड़ी, ये सब क्या आपके फिजिकल मार्केट का ही यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा रखे। अब कहते हैं भैया आज के टाइम पे, टुडे, आज का चल रहा है, बायर्स हैं और सेलर्स हैं, नीड नॉट नेसेसरली मीट इन पर्सन टू एंगेज इन अ ट्रांजेक्शन। कहते हैं जो बायर है खरीदने वाला है और जो सेलर बेचने वाला है, जरूरी नहीं है कि वो आपस में मिले, नेसेसरी जरूरी नहीं है कि इन पर्सन उनका मीट हो, आमने सामने फिजिकली उनका मीट हो, बिल्कुल भी ये चीज जरूरी नहीं है। कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए, यानी कि कोई भी ट्रेड करने के लिए ऐसा हो जरूरी नहीं है। वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं कन्वीनियंट लोकेशन से, जो उनकी लोकेशन है वहां बैठकर, चाहे वो हजारों किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो एक दूसरे से, हम लोग सामान परचेज कर सकते हैं। शॉपिंग के एप्लीकेशंस का, यानी कि जो शॉप करने की एप्स हैं अलग अलग, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, बहुत सारे, उन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फोन से, अपने कंप्यूटर से वो लोग सामान को ऑर्डर करके अपने घर बैठे बैठे चीज को मंगा सकते हैं। ये जो वेब सॉरी ये जो वेबसाइट्स हैं, ये जो एप्स हैं, दे आर क्रिएटेड बाय बिजनेसेस दैट मेक अवेलेबल वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहते हैं अच्छा, तो यहाँ पर कहते हैं कि
जिसको भी वो सामान चाहिए होता है वो लोग जाते हैं उस सामान वेबसाइट पे, उस ऐप पे अपना सामान जो है ले लेते हैं और वहां पे उनको बहुत सारी वैरायटी मिलती है गुड्स एंड सर्विसेज की टू चूज अपॉन, चूज करने के लिए। आपको पता है ना कि जितनी वैरायटी आपको एक दुकान पे मिलेगी ना, उससे कहीं गुना ज्यादा वैरायटी आपको ऑनलाइन एक ऐप पे मिल जाएगी। तो आप लोग क्या प्रेफर करोगे कि 2 किलोमीटर दूर जाके मार्केट में जाके सामान लेकर आना या अपने ऑनलाइन घर बैठे बैठे सामान लेना? अब देखो, यहाँ पे सबके व्यूज बहुत डिफर हो सकते हैं कि मैम ऑनलाइन सामान कई बार ना बेकार आता है, हमें साइज नहीं पता चलता है, मतलब जाहिर सी बात है बहुत चीजें यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं ऑनलाइन। सबके अपने अलग अलग व्यूज इस चीज के ऊपर लेकर हो सकते हैं। कहते हैं वन कैन बाय गुड्स रेंजिंग फ्रॉम बुक्स, क्लोथ्स, फर्नीचर, ग्रोसरी आइटम्स टू इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि टीवी, मोबाइल फोन, लैपटॉप एंड गेट देम डिलीवर्ड टू देयर डोरस्टेप। कहते हैं एक एक पर्सन जो है कोई भी सामान यहाँ पर खरीद सकता है, चाहे वो बुक्स हो, चाहे क्लोथ्स हो, चाहे वो कोई फर्नीचर हो या इलेक्ट्रॉनिक आइटम यानी कि टीवी, मोबाइल फोन, लैपटॉप हो, अपने घर बैठे वो खरीद सकते हैं और अपने डोर स्टेप, घर के दरवाजे पे वो चीज उनके डिलीवर हो सकती है। ये चीज भी यहाँ पर होती है। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो उसको बना रहे हैं, कैन ऑल्सो बाय कंपोनेंट्स ऑनलाइन। अब देखो फॉर सपोज यहाँ पे किसी की इंडस्ट्री है इसको, जाहिर सी बात है, अगर आप मान लो आपको यहाँ पर आपकी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, आपकी इंडस्ट्री है कपड़े बनाने की, क्लोथ की, और क्लोथ में मान लो आप लोग बनाते हो, फॉर सपोज आप बनाते हो शर्ट, ठीक है, क्या बनाया आपने? शर्ट। अच्छा, इसमें आपका कुछ कुछ सामान लगेगा भाई। शर्ट को पहले बनाने के लिए आपको कुछ इनपुट चाहिए होंगे ना। एक आपको वर्ड होता है, आपको पता है, एक आपका होता है इनपुट और एक आपका होता है आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है कि जो भी सामान आपको बनाना है उसके लिए आपको क्या क्या कच्चा माल एज अ रॉ मटेरियल एक इनपुट के रूप में चाहिए, कि आपको पहले ये सब चीजें लगानी पड़ेंगी उसमें, तब जाके उसकी प्रोसेसिंग करके फाइनल आउटकम निकल कर आएगा, उसका आउटपुट निकल कर आएगा कि हाँ जी ये शर्ट मेरी बनी है। तो मुझे एक शर्ट बनाने के लिए क्या क्या इनपुट चाहिए होता है? जाहिर सी बात है, मुझे चाहिए कॉटन, कॉटन शर्ट बना रही हूँ, फिर मुझे वो सब मैं उसका प्रोडक्शन करूंगी मशीन में, उसका धागा बनाऊंगी, धागे से कपड़ा बनेगा एक्सेट्रा। अब मुझे यहाँ पर अगर मुझे शर्ट बनानी है तो क्या पता मेरे को यहाँ पे प्रिंटिंग मशीन भी चाहिए हो प्रिंटेड शर्ट बनाने के लिए। अब वो शर्ट में लगाने के लिए मुझे आ, डाई भी चाहिए अलग अलग कलर्स की, मुझे शर्ट में लगाने के लिए मुझे बटन्स भी चाहिए। तो ये सब क्या इनपुट्स हैं कि ये सब सामान मुझे चाहिए, और जब मैं इसकी मशीन में मैन्युफैक्चरिंग करूंगी तो ये आउटपुट निकल कर आएगा इसका शर्ट। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरर्स है कई बार वो इन कंपोनेंट्स को, जो उनको सामान बनाने के लिए इनपुट्स चाहिए, उस गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए, उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट जो चाहिए प्रोडक्शन के लिए, क्या पता वो भी इन इनपुट्स को, इन बटन्स को, इन डाई को ऑनलाइन ही खरीद ले। कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, क्या पता मार्केट बहुत दूर हो, मैन्युफैक्चरर सोचे मैं इतने टाइम में मार्केट जाऊंगा, वहां से किराया लगा के सामान लाऊंगा, उतने में तो मेरी इंडस्ट्री पे मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास मेरी फैक्ट्री में खुद सामान आ जाएगा, तो क्या पता वो भी ऑनलाइन मंगा ले। ठीक है, गुड्स के साथ साथ आप लोगों को पता है गुड्स के अलावा एक पर्सन जो है सर्विसेज भी अवेल कर सकता है ऑनलाइन। देखो, एक हुआ गुड्स, हम बार बार पढ़ रहे हैं, एक हुआ सर्विसेज। गुड्स का मतलब क्या है? क्योंकि सामान आपके पास फिजिकली अवेलेबल है, मैंने आपको लड्डू दिया, मैंने आपको गुड़ दिया, मैंने आपको लैपटॉप दिया, टीवी दिया, फोन दिया, ये गुड्स आपके पास सामान आ गया। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो? आप मेरा लेक्चर जो ऑनलाइन ले रहे हो या आप किसी भी टीचर से ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो, अब वहां पे क्या हो रहा है कि आप एक सर्विस ले रहे हो मेरे से, आप मेरे से काम ले रहे हो, ठीक है, जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पर आपको अपनी बुक नहीं दे रही हूँ, आपको ये लो बेटा बुक पढ़ लो, नहीं, मैं आपको अपनी नॉलेज दे रही हूँ। ठीक है, आप अगर क्लास में जा रहे हो, आपकी टीचर आपको पढ़ा रही है, तो वो आपको उस टाइम की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, हम आपको कोई सामान नहीं दे रहे हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप लॉयर के पास जाते हो, वो आपको कोई सामान नहीं दे रहे हैं, बस आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड सर्विस, कि वो आपको आपकी नॉलेज, आपका अपना काम जो है वो आपको दिखा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं सर्विस। तो अभी भी आप लोग क्या कर रहे हो? अभी आप लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, मेरे घर पर नहीं आ रहे हो पढ़ने के लिए, मेरे इंस्टीट्यूट में नहीं आ रहे हो पढ़ने के लिए, आप लोग घर पे क्लास ले रहे हो मेरे से ऑनलाइन। तो ये भी सब क्या चल रहा है भैया? सब कुछ यहाँ पे हो रहा है ऑनलाइन। आप लोग मेरी पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हो, मतलब वैसे बता रही हूँ। ठीक है जी, तो भाई आप बताया हमने ऑनलाइन मार्केट का, हमने देखा भैया फिजिकल मार्केट का, हमने दोनों ही यहाँ पर देख लिए। हमने देखा इनपुट क्या होता है प्रोडक्शन करने में, हमने देखा आउटपुट क्या होता है प्रोडक्शन करने में। अच्छा, कहते हैं यहाँ पर देयर आर अदर टाइप्स ऑफ मार्केट्स, कुछ और अलग अलग प्रकार की मार्केट्स भी होते हैं, हालांकि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन एक और मार्केट होती है जिसमें ना तो गुड्स होते हैं और ना ही सर्विसेज की ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी यहाँ पर ट्रेड नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर होती है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जहाँ पे
ये आपको दिख रहा है ये सब। यहाँ पर क्या होता है भैया, लैपटॉप पर के थ्रू आप यहाँ पर अलग अलग कंपनीज के शेयर देख रहे होते हो, किसका शेयर बढ़ रहा है, किसका शेयर घट रहा है, प्राइस किसका बढ़ रहा है, प्राइस किसका घट रहा है। आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, आजकल के बच्चे तो सुनते रहते हैं ये सब चीजें। हम लोगों के टाइम पे हम लोगों ने कभी नहीं सुना था ये सब स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट 7th क्लास में, लेकिन आप लोगों को तो चीजें पता होती है। ठीक है, आप अपने टीचर से, अपने फैमिली मेंबर्स वगैरह से, अपने भाई बहन से, उनसे आप लोग पूछ सकते हो कि हाँ जी भैया स्टॉक मार्केट क्या होता है। आपको वही कहेंगे कि एक कंपनी है, मान लो उसके शेयर्स है, एक कंपनी के शेयर्स होते हैं ना, तो वो अपने शेयर्स को बेच रही है, सेल कर रही है, तो आपने वो खरीद लिए। आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, आपका लॉस भी हो सकता है। अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, तो कुछ भी चीजें यहाँ पर हो सकती है। एंड दिस इज कॉल्ड बच्चा आपका स्टॉक मार्केट। अच्छा, नेक्स्ट देखो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, विच इज कॉल्ड आर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। कि एक आपकी होती है डोमेस्टिक मार्केट, एक आपकी होती है इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, एक ऐसी मार्केट जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को आप खरीद रहे हो, आप बेच रहे हो विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, इसे आप बोलोगे डोमेस्टिक मार्केट। यानी कि एक ऐसी मार्केट है जिसमें से आप सामान खरीद रहे हो, आप सामान बेच रहे हो, लेकिन वो आपकी कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है, तो वो हमारा है डोमेस्टिक, आपका डोमेस्टिक मार्केट है वो। आप इंडिया में ही कोई सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, चाहे अलग अलग स्टेट्स में कर रहे हो, कुछ भी यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु भेज रहे हो, आप कुछ भी यहाँ पर कर रहे हो, लेकिन वो आपकी कंट्री के अंदर हो रहा है, तो वो हमारा होगा यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इस बुक को प्रिंट करने के लिए जो पेपर था, इस बुक को जो हमने प्रिंट करा, जो आप लोगों के सामने बुक रखी है, जो आपने पेपर था वो आपने पूरे इंडिया में जो बड़ी बड़ी मिल्स हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, आपने उनसे प्रोक्योर करा, आपने उनसे लिया है, आपने उनसे मंगवाया है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है जहां पर उसी सेम कंट्री में हो रहा है, जो खरीदने वाला है वो भी उसी हमारी इंडिया का ही है, और जो बेचने वाला है वो भी हमारी कंट्री इंडिया का ही है। तो ये जो मार्केट यहाँ पर फॉर्म हो रही है, जो कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर है, ठीक है, उसके पैरामीटर के अंदर है, इसे हम बोलते हैं क्या, आपका डोमेस्टिक मार्केट। लेकिन अगर आप फॉर सपोज इंडिया से आप कोई सामान बाहर भेज रहे हो, यूएसए भेज रहे हो, आप यहाँ पे आप यूरोप भेज रहे हो, आप चाइना भेज रहे हो, आप बाहर से कोई सामान मंगा रहे हो, आप कुछ भी यहाँ पर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड आपकी इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि हमारी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर का काम हो गया ये। चाहे बायर है और चाहे सेलर है, लेकिन वो सामान बाहर से आ रहा है या फिर वो बाहर जा रहा है, तो हमारी कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर नहीं है वो। ठीक है, उसे हम बोलेंगे क्या, आपका इंटरनेशनल मार्केट। समझ में आ गया जी? समझ में आई ये चीज? अब देखो यहाँ बच्चा आपकी दो टर्म्स होती है, एक होता है बच्चा आपका एक्सपोर्ट होता है, एक होता है आपका बेटा इम्पोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि हम कोई सामान बाहर भेज रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि हमने इंडिया से हमने चाइना में कोई सामान एक्सपोर्ट करा है, यानी कि हमने एक्सपोर्ट का मतलब एक्स जाना, इन यानी कि आना, ऐसे उसका समझना। तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम कोई सामान अपने यहाँ से कहीं भेज रहे हैं। ठीक है, और एक आपका हुआ इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है जब हम कहीं और से अपने यहाँ सामान हम मंगवा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट। तो मान लो जो हमने बात करी यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट्स की, यहाँ पर क्या हो रहा था, या तो बायर होगा, जो खरीदने वाला है मान लो वो इंडिया का है, लेकिन जो सेल करने वाला है वो यूएसए का है, यानी कि मैं उस सामान को यूएसए से अपने यहाँ मंगा रही हूँ, मैं उसको अपने यहाँ तो इम्पोर्ट हुआ वो। तो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होना बहुत नॉर्मल सी बात है, वो उसमें होगा ही होगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर फॉर सपोज जो खरीदने वाला है वो यूएसए का है, मैं अपने सामान उसको सेल कर रही हूँ, बात यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट की ही कर रही हूँ मैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं अपने यहाँ से उसको सामान भेज रही हूँ, तो जा रहा है एक्स, यानी कि एक्सपोर्ट यहाँ पर हो जाएगा वो। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई आपको? तो वही यहाँ पर बात कही गई है। कहते हैं तो यहाँ पर जो ट्रेड यहाँ पर हो रहा है, जो बाइंग सेलिंग हो रही है, वो कंट्रीज के बॉर्डर्स के बाहर तक हो रही है, कि वो चीज बॉर्डर पार कर रही है। अब देखो यहाँ पे आपको इस टेबल के थ्रू, इस पेज के थ्रू बता रखा है, जो ब्लू वाला पार्ट है वो ये है कि इंडिया के यहाँ पर एक्सपोर्ट्स कौन कौन से हैं, कि इंडिया अपने यहाँ से, इंडिया से कौन कौन सी चीजें हैं जो अलग अलग कंट्रीज में जा रही हैं। इसका मतलब जाना, इंडिया से क्या क्या जा रहा है जो बाहर जा रहा है, आपको उसकी यहाँ पर बेसिकली एक लिस्ट यहाँ पर काइंड ऑफ दे रखी है। आपको बता रखा है इंडिया से यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, जो कि आपका यहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में आपके सॉफ्टवेयर वगैरह जा रहे हैं। आपको साउथ अमेरिका में
केमिकल के प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं अटलांटिक ओशन से गुजरते हुए यहाँ तक, इंडिया से ऐसे करके भी आ सकते हैं या ऐसे करके भी आ सकते हैं, तो वो आ रहे हैं। अफ्रीका में फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाइयां वगैरह जो मेडिसिन वगैरह हैं वो हम इंडिया से अफ्रीका भेज रहे हैं, तो वो भेजना जाना हमारी कंट्री से जा रही है। यूरोप में क्या जा रहा है, कुछ मशीनरी, उनके गुड्स वगैरह, बॉयलर्स वगैरह, ये सब हम यूरोप भेज रहे हैं, तो हमारे यहाँ से जा रहा है तो एक्सपोर्ट हो रहा है। वेस्ट एशिया वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, यहाँ पर ये सब, यहाँ पे हम पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स वगैरह भेज रहे हैं। अब हम कहते हैं भैया इंडिया में हम क्या क्या मंगा रहे हैं, तो देखो नॉर्थ अमेरिका में हम लोगों ने भेजा क्या था, हम लोगों ने भेजा था यहाँ से सॉफ्टवेयर वगैरह, तो ये हमने यहाँ से इंडिया से हमने ऐसे होके हुए, मान लो ऐसे जाकर कैसे भी जाकर हमने ये सामान हमने नॉर्थ अमेरिका में भेजा। अब हम नॉर्थ अमेरिका से मंगा क्या रहे हैं, अब हम नॉर्थ अमेरिका से मंगा रहे हैं इस तरीके से करते हुए ऐसे आएगा इंडिया की तरफ, तो हमने क्या मंगाया, एयरक्राफ्ट वगैरह, एरोप्लेन वगैरह, उनके सामान, उनके कंपोनेंट्स, उनके पार्ट्स वगैरह हमने वो मंगाए हैं। तो ये ग्रीन वाले जो है वो उनके इंपोर्ट्स आपको दिखा रखे हैं कि इंडिया के इंपोर्ट्स जो इंडिया मंगा रहा है अलग अलग देशों से अपने यहाँ पर। साउथ अमेरिका से हमने ओर मंगाया है मिनरल का, कॉपर का, जैसे कि ओर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पत्थर है जिसके अंदर मिनरल पाया जाएगा कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन वगैरह जो भी है, तो पत्थर है जिसके अंदर पत्थर भी होगा और मिनरल भी होगा, तो हम वो पत्थर वगैरह उनसे मंगा रहे हैं। अफ्रीका से हम लोग देखो इस तरीके से अफ्रीका से हम लोग डायमंड्स मंगा रहे हैं, क्या मंगा रहे हैं, हम लोगों ने अफ्रीका डायमंड्स मंगाए हैं। नॉर्थ अमेरिका से हमने क्या मंगाया था, एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स वगैरह हमने मंगाए थे। इस तरीके से आपको यहाँ पे चीज दिखा रखी है कि साउथ ईस्ट एशिया से ऑयल वगैरह, यूरोप से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ये सब सामान हमने यहाँ पर मंगाए हैं। ठीक है जी। कहते हैं इंडिया जो है वो वेजिटेबल ऑयल का काफी बड़ा प्रोड्यूसर, इंपोर्टर रहा है, मंगाने वाला रहा है। पाम ऑयल है, सनफ्लावर जो कि बहुत हानिकारक होता है, हालांकि सनफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन का ऑयल है 2024 में, और खास खास जो पाम ऑयल था हम वो मलेशिया से, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह से इंपोर्ट कराते थे। तो कह रहे हैं यानी कि इंडिया जो है बहुत बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट यानी कि इंपोर्टर रहा है, यानी कि मंगाने वाला रहा है वेजिटेबल ऑयल्स का। वेजिटेबल ऑयल का मतलब क्या होता है, किसी भी कोई वेजिटेबल है, कोई भी यहाँ पर चीज है, आज जब उसको प्रेस कर रहे हो, मशीन के थ्रू प्रेसिंग करा रहे हो, टेक्निक वगैरह लगा रहे हो, उससे आपका तेल उनसे निकल कर आ रहा है। देखा है, मूंगफली का तेल हम लोगों ने देखा हुआ है, कोकोनट ऑयल हमने देखा हुआ है, ये सब क्या हमारे सीड्स, सीड्स का ऑयल हम देखते हैं, या फिर ऑयल सीड जिसे हम बोलते हैं, या हमारे वेजिटेबल ऑयल जिसे हम बोलते हैं, ये सब चीजें यहाँ पर होती हैं। ठीक है जी। तो हमने कहते हैं कि भैया इंडिया ने ये सब मलेशिया से, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह यहाँ वाले पार्ट, ये होता है ना, ये वाला पार्ट आपका साउथ ईस्ट एशिया, यहीं पर ही मलेशिया है, यहीं पर ही थाईलैंड वगैरह है, तो यहाँ से इंडिया मंगाता है, इंपोर्ट कराता है अपने यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल्स को। क्लियर हुआ जी, आपकी बात। अब देखो जो ये वाला पार्ट है, वैसे हम लोग यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट वाली वीडियो, बिकॉज थोड़ी सी अभी डाउन वगैरह हो रही था, तो वो चीज नहीं हो। ठीक है, बाकी आपको नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। हाँ जी, होलसेल क्या होता है, रिटेल मार्केट्स क्या होता है, किस तरीके से वर्क करते हैं, चलो पढ़ लेते हैं, छोड़ो। देखो यहाँ पे कहते हैं होलसेल और रिटेल मार्केट्स की बात कर रहे हैं। हमने देखा बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं इस मार्केट में, भाई बहुत सारे सामान होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं। अब देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट। होलसेल का मतलब है होलसेल, जो कि बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट में, बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में किसी सामान को सेल कर रहे हैं, वो यहाँ पर है होलसेल। और रिटेल का मतलब होता है जहां से हम लोग जाके छोटे मोटे दुकानों से हम लोग सामान लेकर आते हैं, कम मात्रा में भी हमें यहाँ पे सामान मिल जाता है। अगर आप किसी होलसेल मार्केट में जाओगे ना, आपने, अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो या अगर आपने सुना है, जैसे मार्केट कॉल सदर मार्केट, सदर जो बाजार है हमारी, वो होलसेल मार्केट है, जहाँ पे ऐसे सेलर्स वगैरह बैठे हुए हैं जो बहुत होलसेल मात्रा में, बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में 50, 100, 1000 ऐसे ऐसे क्वांटिटी में सामान वो लोग सेल करते हैं। देखो क्या होता है, इन होलसेलर से क्या होता है, जो रिटेलर्स होते हैं, जो दुकान वाले होते हैं, वो सामान लेकर आते हैं। ये होलसेलर था एक, इनसे 3 दुकान वाले, 4 दुकान वाले जो है वो सामान लेकर आ गए हम अपनी दुकानों पे। अब इन दुकान वालों से हम कंज्यूमर जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग कंज्यूमर जाएंगे, जो इन दुकानदारों से, इन शॉपकीपर से हम लोग सामान लेकर आएंगे। समझ में ये वाली बात आपको। देखो यहाँ पे लिखा है, एक होता है प्रोड्यूसर, जो सामान को प्रोड्यूस करता है, जो मैन्युफैक्चर करता है, वो यहाँ पर हुआ। वो क्या करेगा, वो कुछ इनपुट यहाँ पर परचेस करेगा। इनपुट बता चुकी हूँ, जब भी हम उस सामान को बनाते हैं तो जो हमें कच्चा माल चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड इनपुट। हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो इनपुट लाएगा इनसे,
प्रोड्यूसर के पास जाएगा, उसको वो प्रोडक्शन कराएगा उसका, और फिर ये जो प्रोड्यूसर होगा ना, वो उसने सामान बनाया, मान लो उसने सामान बनाया 10,000 कपड़े उसने बनाए, 10,000 शर्ट उसने जो है प्रोड्यूस करी, इसको जरा ध्यान से समझना, ठीक है। ये प्रोड्यूसर था, इसने 10,000 शर्ट जो है प्रोड्यूस करी। अब यहाँ पे इसका कॉन्टेक्ट है कुछ होलसेलर से, हर एक होलसेलर आएगा और उससे 3,000 शर्ट के पीसेस लेकर जाएगा। ये 3,000 ले गया, ये भी 3,000 ले गया, और ये से 4,000 शर्ट के पीसेस ले गया। अब जाहिर सी बात है, किसी एक इंसान को, क्या एक कंज्यूमर को, क्या मैं हूं आप है, क्या आपको 4,000 शर्ट चाहिए होंगी, या आपको 400 शर्ट चाहिए होंगी, आपको 100 शर्ट चाहिए होंगी? नहीं ना, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये हम लोग इनसे, कंज्यूमर जो है यानी कि हम लोग जो सामान को कंज्यूम कर रहे हैं, जो सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, हम होलसेलर से सामान नहीं ले सकते हैं, बिकॉज हमें इतनी बड़ी क्वांटिटी में 100-50 हमें सामान चाहिए नहीं होता इतना। इन होलसेलर से सामान कौन लेता है? आपके रिटेलर्स। और रिटेलर्स का मतलब कौन? वो जो हमारे शॉपकीपर्स हैं, वो जाके इनसे सामान लेकर आते हैं। अच्छा, अब एक रिटेलर गया और वो इनसे लेकर आया 400 शर्ट्स के, ठीक है भैया 400 शर्ट के पीसेस आप मेरे को दे दो। इसने वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में सामान लिया है, तो उन्होंने दे दिया आराम से। अच्छा, अब इन रिटेलर्स के पास हम आप जैसे कंज्यूमर जाएंगे, हम कस्टमर बन के हम लोग जाएंगे, और इन 400 में से मान लो 2 शर्ट मैं ले आई, 2 शर्ट कोई और ले आया, 1 शर्ट कोई और ले आया, क्योंकि हम ये 1 शर्ट 2 शर्ट लेने के लिए हम होलसेलर के पास नहीं जा सकते हैं, वो हमको देगा ही नहीं, वो देख के ही मना कर देगा। कितनी शर्ट चाहिए बताओ? 50, 100, 20? नहीं, 2 शर्ट चाहिए। 2 शर्ट चाहिए तो दुकानदारों के पास जाओ ना, हमारे पास क्यों आए हो? ऐसे, क्योंकि उन होलसेलर्स ने दुकानदारों को, इन रिटेलर्स को, इन शॉपकीपर्स को अपना सामान सेल करा है, जिनसे हम कम मात्रा में, स्मॉल क्वांटिटी में हम कोई सामान इनसे ले सकते हैं। दैट मीन्स बच्चा आपका क्या प्रोसेस चला यहाँ पे ओवरऑल, कि यहाँ पे कोई भी सामान जब प्रोड्यूस होता है, एक सेकेंड सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। यानी कि जब यहाँ पर कोई भी सामान बच्चा आपका यहाँ पर जो है प्रोड्यूस हुआ अगर, तो पहली बात, उस सामान को प्रोड्यूस करने में हमें कुछ इनपुट्स लगेंगे, कुछ कच्चा माल लगेगा, और जो प्रोड्यूसर है फिर उस सामान को प्रोडक्शन कर लेगा। प्रोड्यूस कर लिया उसने, यहाँ पे प्रोड्यूस बनाने के बाद जब उसने शर्ट बना ली, कोई भी सामान था बना लिया, इस बनाने वाले ने इन सामान को कुछ होलसेलर्स को सेल करा, जो कि बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में वो सामान लेकर गए। अब ये जो होलसेलर है, इनके पास जाएंगे अलग अलग दुकान वाले, कि हाँ भैया हमें चाहिए 100 शर्ट, हमें चाहिए 50 शर्ट, मेरे को चाहिए 500 शर्ट, वो लेकर आएंगे। और इन रिटेलर से हम कंज्यूमर जो होंगे, हम वो इनसे 2 शर्ट, 3 शर्ट, 4 शर्ट, 1 शर्ट, हम वो छोटी मात्रा में, स्मॉल अमाउंट्स में हम लोग इन रिटेलर से, इन शॉपकीपर से, इन दुकानदारों से सामान लेकर आएंगे। ये जो शॉपकीपर्स हैं, वो बड़ी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में इनसे सामान ले चुके हैं, होलसेलर से, जो बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में सामान को सेल कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये आपको यहाँ पर ग्राफ बेसिकली दिखा रखा था। कहते हैं फिजिकल मार्केट्स में क्या होता है कि जो होलसेलर्स होते हैं, मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, ये गुड्स लेते हैं, सामान लेते हैं बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में, किन से? प्रोड्यूसर से, या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर 10,000 शर्ट्स अगर प्रोड्यूस हुई, तो बहुत बड़ी मात्रा है कि 3,000 क्वांटिटी, 3,000 एक होलसेलर ले रहा है इनसे, और इनसे भी ये, इसमें से 100 शर्ट, 300 शर्ट जो है एक दुकान वाला इनसे लेगा, और इस दुकान वाले से 3 शर्ट या 1 शर्ट या 2 शर्ट हम लोग लेकर आएंगे। तो ये पूरा का पूरा क्या चलता है, इस तरीके से हमारा प्रोसेस वो चलता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल जो ग्रेन्स है या वेजिटेबल्स वगैरह हो सकती हैं, जो फ्रूट्स वगैरह है, दे आर बॉट बाय द होलसेलर्स डायरेक्टली फ्रॉम द फार्म। ठीक है, हमने यहाँ पर यही कहा कि फिजिकल मार्केट्स में ये चीज हो रही है। सॉरी अगर आप लोगों को कोई आवाज वगैरह आ रही है ना, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, पता नहीं एकदम से क्या हुआ। ठीक है, ओके। कहते हैं एग्जाम्पल के लिए आपने कोई सामान लिया, गेहूं वगैरह, ग्रेन्स वगैरह, खाने का सामान है, ठीक है, या फ्रूट्स लिए, वेजिटेबल्स लिए, आप वो होलसेलर से, दे आर बॉट बाय होलसेलर्स, होलसेलर्स उसको खरीद के लाते हैं सीधे ही फार्म से, जहां पर वो प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोड्यूसर से डायरेक्टली कौन लेके आता है? होलसेलर। जो कि लाते हैं लार्ज, वेरी लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है। इन होलसेलर से लेके आते हैं रिटेलर्स, यानी कि दुकान वाले, लार्ज क्वांटिटी में, और इन रिटेलर से हम कंज्यूमर, हम कस्टमर लेके आते हैं, जिन्हें वो सामान यूज करना है,
इन स्मॉल क्वांटिटीज में। इस तरीके से जो प्रोसेस है आपका वो चलता है। कहते हैं जो भी यहाँ पर ये प्रोडक्शन ये लोग करते हैं, जो इनका प्रोड्यूस होता है, वो बड़े बड़े वेयर हाउसेज में जहां पर उनको सामान इकट्ठा करके स्टोर करके रखना होता है, विच इज कॉल्ड गोडाउन्स। आपने देखा है ना जेठालाल में, जेठालाल गोडाउन था अलग से दुकान के पीछे जहां पर वो सामान रखता था सारा का सारा, तो वो है गोडाउन। ठीक है, वहां पर वो सामान को इस तरीके से रखा करते थे। अगर इन केस ऑफ पेरिशेबल, कोई ऐसा सामान है जो कि पेरिशेबल है, यानी कि बहुत जल्दी खराब होने वाली चीज है, तो जो वेयर हाउस है उसमें कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी भी हुआ करती थी कि हमने उस सामान को ठंडे में रख दिया है ताकि उसका वो जो लो टेम्परेचर है वहां पर, ताकि वो चीज बिल्कुल सही रहे, सलामत रहे, खराब ना हो जाए। मतलब आपका अगर दूध है, आपके अगर ब्रेड है, ये चीजें हैं, तो ये पेरिशेबल गुड्स है। अगर आप मैंने 2 दिन के लिए दूध आपने रखा छोड़ दिया, बाहर रखा छोड़ दिया, गर्मी हो रही है तो खराब हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यानी कि हम उन गोडाउन्स वगैरह में जहां पर हम उस सामान को प्रोड्यूस करने के बाद स्टोर करके रखते हैं, वहां पर कई जगहों पे अगर पेरिशेबल गुड है, जल्दी खराब हो सकता है, उनके लिए कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी भी हुआ करती थी, है मतलब। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े वेयर हाउस वगैरह होते हैं ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, सामान को स्टोर करने के लिए। और उसके बाद इन फैसिलिटीज से अलग अलग मंडी जाएंगे, आजादपुर की मंडी, नांगलोई की मंडी, ये मंडी वो मंडी, मंडी जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले यहाँ पे प्रोड्यूसर ने देखो प्रोड्यूस करा, प्रोडक्शन हुआ, इसके बाद जो भी सामान था, अगर यहाँ पे अभी कोई यहाँ पे नहीं लेने आया है, तो ये सामान को स्टोर करेंगे वेयर हाउस में। कहाँ पे करा, वेयर हाउस में इसको स्टोर कर लिया। ठीक है जी, स्टोर करने के बाद यहाँ पे आएंगे इनके पास होलसेलर्स। कौन आएंगे इनके पास, आएंगे होलसेलर्स, जो कि इनसे सामान को लेके जाएंगे, या फिर ये सामान को मंडी में लेके जाएंगे पहले यहाँ से, और मंडी में आएंगे होलसेलर्स इन सामान को खरीदने के लिए बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में। इन होलसेलर्स के बाद ये सामान जाएगा रिटेलर्स के पास, दुकान वाले आएंगे, और इसके बाद सामान जाएगा हम जैसे आम लोगों के पास, यानी कि कंज्यूमर्स के पास। कहते हैं सिमिलरली होलसेल की मार्केट्स होती हैं बहुत सारी कमोडिटीज की, केमिकल्स की, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, ऑटोमेटिव पार्ट्स की, मटेरियल्स की, सबकी यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज वगैरह वो हुआ करती है। आपको यहाँ पर दिख रही है ये ओल्ड पुरानी दिल्ली की स्पाइस, पुरानी दिल्ली में एक मार्केट है बेसिकली, यहाँ पर खरी बाउली स्पाइस मार्केट है, मतलब मसालों की मार्केट है बेसिकली इस तरीके से। होलसेल यहाँ पर देखो, अब आप सोचो क्या किसी एक इंसान को इतनी बड़ी मात्रा में कोई सामान चाहिए हो सकता है, ये पूरा का पूरा डोंगा भर के चाहिए आपको, नहीं चाहिए ना, कौन लेगा इतना सामान, ये पूरी की पूरी ये कौन लेगा इतना। तो यहाँ पर लोग आते हैं, वो लेके जाते हैं 10 किलो 20 किलो 50 किलो इस तरीके से। ये यहाँ पे बैंगलोर देखो, फिर से बैंगलोर आ गया, बेंगलुरु में एक मार्केट है बेसिकली फ्लावर मार्केट, तो वहां पर इस तरीके से इतने फूल मिलते हैं। क्या एक इंसान को इतने फूल चाहिए होंगे, नहीं ना, यूजुअली कहाँ चाहिए होते हैं। तो वो वाली चीज यहाँ पर है। अब देखो, हाँ मैंने इसलिए इसको हाईलाइट भी कर रखा था कि होलसेलर्स जो होते हैं क्या करते हैं, गुड्स को सप्लाई करते हैं शॉप्स में, यानी कि जो रिटेल की शॉप्स है, जो स्टोर्स वगैरह होती है घर के आसपास, इन शॉपकीपर्स को हम लोग बोलते हैं रिटेलर्स। ये जो लोग होते हैं ये गुड्स को सेल करते हैं, हम जैसे कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। कहते हैं अनलाइक होलसेलर्स, रिटेलर्स सेल इन स्मॉलर क्वांटिटीज। मैंने पहले ही बोला कि जो होलसेलर्स होते हैं वो किसी भी सामान को लार्ज क्वांटिटी में सेल करते हैं, लेकिन जो रिटेलर्स होते हैं वो इनकी तरह नहीं होते हैं, अनलाइक यानी कि उनकी तरह नहीं होते हैं। जो रिटेलर्स होते हैं, जो शॉपकीपर्स, जो दुकानदार है, वो उस सामान को स्मॉल यानी कि छोटी छोटी 1 2 3 4 क्वांटिटी में भी वो आगे सेल करते हैं। क्योंकि अब इनके पास अगर किसी दुकान वाले के पास वो सामान आ गया है, यानी कि अब वो उसको प्रोडक्शन के लिए नहीं आया, वो उसको कंजम्पशन के लिए भी नहीं आया, इधर मेंट फॉर कंजम्प, मतलब बेसिकली क्या है कि वो ये नहीं है कि आगे वो किसी और दुकान वाले को सेल करेंगे। आपने कभी देखा है कि 2 दुकान वाले आपस में सामान सेल कर रहे हैं, नहीं ना, ये कैसे हो सकता है। एक सामान की बात अलग, खत्म हो गया तो कुछ से नीड पड़ गई है, हालांकि कोई देता नहीं है क्योंकि कस्टमर तो फिर उनके पास पहुंच जाएगा, ये नहीं होता है। तो उनका होता है कि भैया उनको सेल नहीं करना है, उनको कंजम्पशन के लिए अब हम लोगों को सामान जो उनको देना है। कहते हैं जो रिटेल के स्टोर्स होते हैं वो एग्जिस्ट होते हैं, सैलॉन्स है, मूवी थिएटर्स है, रेस्टोरेंट वगैरह, आपको सब जगह दुकानदार जो है, दुकान वाले जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। ये लास्ट पेज है, डोंट वरी। अच्छा, कहते हैं कुछ केसेस में ऐसा होता है, इट मे बी डिफिकल्ट फॉर होलसेलर्स टू रीच अ लार्ज नंबर ऑफ रिटेलर्स बिकॉज ऑफ डिस्टेंसेस एंड टैलेंट्स। अब क्या पता ऐसा है कि होलसेलर ऐसा हो सकता है किसी ऐसी जगह पर वो सामान प्रोड्यूस कर रहा हो, या ऐसी जगह पर बैठा हो जहां पे रिटेलर्स ना पहुंच सके, नहीं पहुंच पा रहा, भैया बहुत दूर है, कैसे वो हर जगह जगह जाके सेल करेगा, नहीं हो सकता। ऐसे टाइम पे आते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स। कौन आते हैं बच्चा, डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि उस सामान को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या आपने अमूल का, आपको मिडल मैन की स्टोरी याद है ग्रेड 6 वाली,
अगर नहीं याद तो आपको बताती हूँ, एक स्टोरी बेसिकली यहाँ पर थी। सिक्स क्लास के बच्चों को आई होप ये पता होगा, जो लोग पढ़कर आए हैं कि पढ़कर सभी आए हैं वैसे तो, क्योंकि लास्ट ईयर आ गई ना, हाँ लास्ट ईयर बुक आ चुकी थी आपकी। तो बेसिकली अमूल की स्टोरी में क्या था, हमने देखा था कि उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो आपका नॉर्मल फार्मर्स वगैरह थे, जब वो प्रोड्यूस करते थे दूध वगैरह को, तो उन दूध वगैरह को या जो भी सामान प्रोडक्शन करा उन लोगों ने, उनसे जो मिडल मैन यानी कि जो बीच के लोग हुआ करते थे, वो उनसे उस दूध को खरीद लेते थे, या जो भी डेयरी प्रोडक्ट है उसको खरीद लेते थे, और उनको बहुत कम प्राइस, बहुत लो प्राइस उनको जो है सेल करते थे, जिससे उन फार्मर्स का बहुत लॉस होता था। तो इन मिडलमैन को आके हटाता है अमूल। यहाँ पे आता है आनंद, बेसिकली इसका नाम था आनंद लिमिटेड, उनकी कंपनी थी मिल्क की। उन्होंने एक कोऑपरेटिव फर्म यहाँ पे जो है फॉर्म किया, जहां पे उन सब लोगों का मोटिव था इन फार्मर्स की भी हेल्प करना और इनको सही प्राइस प्रोवाइड करना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो फार्मर्स थे डायरेक्टली वो अमूल वालों को अपना जो दूध वगैरह है वो सेल करेंगे, और उनसे जो है सही प्राइस, जो रीजनेबल है प्राइस, वो उनसे लेंगे। दैट वाज समथिंग, दैट वाज द स्टोरी बेसिकली। तो कहते हैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो कि इस मिडल मैन वाले उसको वो हटा देते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे मिडल मैन का काम, यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह वो करते हैं। तो वो जो सप्लाई करते हैं ना मैन्युफैक्चरर्स या रिटेलर्स तक, से रिटेल जो उन तक पहुंचाते हैं। मान लो फॉर सपोज यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है या वो पर्सन होलसेलर की मार्केट लेके बैठा है, अब वो जो डायरेक्टली है वो रिटेलर तक नहीं पहुंच पा रहा, तो बीच में यहाँ पे आएंगे आपके मिडल मैन, जिन्हें हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। ये जो है इनसे वो सामान को लेंगे और बाद में इनको प्रोवाइड कर देंगे। तो इनकी यहाँ पर बात करी हुई है कि इन्हें हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब देखो आगे यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, हाउएवर जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है वो बहुत डिफरेंट होता है अलग अलग मार्केट्स में, जाहिर सी बात है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सेंड करते हैं बल्क क्वांटिटीज, यानी कि बहुत बहुत मात्रा में वो क्वांटिटी जो है, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं बहुत बहुत सेल करते हैं अपने वेयर हाउस तक, बिजनेस वगैरह तक, ऑनलाइन एप्स के थ्रू, और कंज्यूमर जो उसको बाय करते हैं ऑनलाइन ऑप्शन के थ्रू, और इनको हम बोलते हैं एग्रीगेटर्स। बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझना जरा एक बार। एग्रीगेटर्स क्या होते हैं बेसिकली, फॉर सपोज मेरा कोई बिजनेस है, तो मुझे उस बिजनेस को ऑनलाइन निकालना है। मैं क्या करूंगी भाई, मुझे पता है अमेजोन में मुझे भेजना है, मुझे फ्लिपकार्ट में भेजना है, मुझे मीशो पे डालना है, मुझे मिंत्रा पे डालना है, कोई मेरा कपड़ा है, कोई शर्ट है, कुछ भी है। अब देखो क्या करूंगी, हम क्या करेंगे, उन बिजनेसेस की जो ऑनलाइन एप्स पर सेल करते हैं, ऑनलाइन एप्स के थ्रू सेल करते हैं, मैं इन बिजनेस के वेयर हाउस में, जहां पे इनका गोडाउन होगा, मैं अपनी शर्ट्स के 1000 पीस, में अपने शर्ट्स के, मान लो मैंने बनाए 1000 पीस, मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली तो मैं अब लोगों तक नहीं पहुंच सकती हूँ। मैं क्या करूंगी, मुझे ऑनलाइन मार्केट्स के थ्रू लोगों तक अपना सामान पहुंचाना है, तो मैं अपनी 300 शर्ट दूंगी अमेजोन के वेयर हाउस पे, अपनी 300 शर्ट दूंगी फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस पे, अपनी 150 शर्ट दूंगी मीशो के उस पे, और बाकी की शर्ट दूंगी मिंत्रा के उस पे, वेयर हाउस में रखवा दूंगी, गोडाउन्स में। अब जो भी लोग हैं जिन्हें जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, वो जब वो ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे उनको इसके थ्रू मेरा भी सामान दिखेगा, और वो लोग मेरे सामान को सेल बाय वो लोग कर सकते हैं उनके उन ऑनलाइन एप्स के थ्रू। क्योंकि ये जो मैंने जो बिजनेसेस है यहाँ पर, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है वगैरह, इन बिजनेसेस के वेयर हाउस में मैंने अपना सामान रखवाया है, और ये जो बिजनेस है वो ऑनलाइन एप्स के थ्रू शॉपिंग प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन एप्स के थ्रू लोगों को ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, सेल करते हैं चीजों को अपनी। तो मैंने इन्हीं के पास सामान रखवा दिया अपना, अब ये लोगों को ऑप्शन दिखाएंगे और लोग बाग यहाँ से खरीद लेंगे। तो अब ये जो लोग हुए ऑनलाइन वाले, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं क्या, एग्रीगेटर्स, क्योंकि इन लोगों ने क्या करा, सामान को एग्रीगेट करा एक जगह पर, और अब वो अपने ऑनलाइन एप्स के थ्रू सामान को सेल कर रहे हैं। इन्हें हम बोलते हैं क्या, एग्रीगेटर्स। नाउ बिकॉज आई एम प्लानिंग कि हाँ जी मैं 7th 8th की, बिकॉज 9th एंड 10th की बुक है मेरी, ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे दिख जाएगी। 9th एंड 10th की नोट्स की, पीवाईक्यूज वगैरह की एक छोटी सी मैं नॉर्मल एक बुक बना रखी है बच्चों के लिए, क्योंकि वो काफी हेल्पफुल रही थी मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए, तो मैंने बच्चों के लिए वो चीज निकाल दी थी। जो अब मैं चाहती हूँ कि 7th और 8th की मैं वो चीज बनाऊं, जहां पर हर एक चैप्टर के नोट्स हो, वन शॉट वाले, अगर उस चैप्टर के जो बुक के क्वेश्चन हो वो हो, तो चैप्टर के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग, वो सब कुछ यहाँ पे उस एक बुक में यहाँ पर मैं डाल सकूं। तो आई एम प्लानिंग टू मेक समथिंग, अभी तक बनाया नहीं है। बट देखो बात रही 9th 10th की बुक्स को, तो मैं सोच रही हूँ कि इन बुक्स को मैं भी क्या करूं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे बिजनेसेस के पास उनके वेयर हाउस में बड़ी बड़ी क्वांटिटी इनकी रखवा दूं, ताकि जिन बच्चों को चाहिए होगी ऑनलाइन एप्स के थ्रू वो बच्चे यहाँ से परचेज कर सकते हैं।
और इस तरीके से यहाँ पर ये डिलीवर हो जाएगा उस बायर के घर तक। यहाँ पर ये जो एग्रीगेटर होगा, जो इनका काम कर रहे हैं अमेज़न में लोग बाग या फ्लिपकार्ट में, मीशो में, मिंत्रा में, ये लोग बाग क्या करेंगे, अगर कहीं से उसकी डिमांड आती है, परचेज की इंक्वायरी आई है, उसको, उस प्रोडक्ट को, उस बुक को, उस शर्ट को पैक करेंगे और घर तक उस बायर के पहुंचा देंगे। एंड दिस इज हाउ एग्रीगेटर इस तरीके से काम करते हैं। ये आपको यहाँ पे सब चीज दिख रही है, यहाँ पर अलग अलग मॉल्स, ग्रोसरी स्टोर, सैलून, गारमेंट की शॉप, यहाँ पर ये सब भी वही वाली चीजें। क्लियर हो गया जी। एंड दैट वाज पार्ट 1 ऑफ योर चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोगों का सूरत वाला पार्ट, गुजरात का, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के बारे में काफी कुछ चीजें हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। आई रियली होप आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया हो। अगर आपको अच्छी लगी, अगर आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया हो, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब प्लीज करते हुए जाना चैनल को। और अगर आप लोग कोई स्पेसिफिक वीडियो और चाहते हो तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड जो भी वीडियो के बीच में बिकॉज ऑफ माइक का फिर से प्रॉब्लम हुई थी, आपको इनकन्वीनियंस कॉज हुआ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।